जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी के तरह लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। इतिहास में हमने पैतृक साहित्य के संबंध में देखा आज पैतृक साहित्य की लास्ट क्लास है। इसके बाद पैतृक समाज के बारे में हम पढ़ेंगे एवं उसके राजनीतिक जीवन के बारे में। हमने पिछली क्लास में पेतांग के बारे में देखा था। हमने पेतांगों की संख्या कितनी? 6 थी। शिक्षा, सूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। इनका वेदांग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वेदों का अंतिम अंग है, इनकी सबसे अंत में रचना हुई है। ये और पेतांगों के लिए वो पेतांग पढ़े, पेतांत पढ़े थे, ठीक। वो एक पेतांग, इन दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। वेदांत किसे कहते थे? वेदांत वेदों का अंग, उपनिषदों को, ठीक। और वेदांग वेदों के अंग तो 6 है। शिक्षा के सूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, ये वेदांग है, न कि वेदांत। वेदांत उपनिषदों को कहते हैं, ठीक। तो हमने पिछली क्लास में शिक्षा के बारे में देख लिया था, सूत्र के बारे में देख लिया था, निरुक्त भी देख लिया था हमने, और व्याकरण, ये हमने 4 देख लिए थे। आज 5वें नंबर के में देखेंगे। 5वें नंबर किसके? छंद के बारे में, ठीक। तो छंद क्या होता है? क्योंकि वैदिक साहित्य की जानकारी के लिए छंदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक, यानी बहुत आवश्यक है। फिर छंदों के ज्ञान के हम वैदिक साहित्य की को सही से नहीं समझ सकते, क्योंकि पूरे उसमें जितने वेद हैं सब छंदों के रूप में ही लिखे गए हैं। अधिकतम जितना साहित्य है अधिकतम छंद पर, छंदों का ही उसमें रोल है पूरा। छंदों के ज्ञान के लिए पिंगल मुनि ने एक छंद शास्त्र की रचना की थी। तो इसलिए क्या वैदिक साहित्य की जानकारी के लिए छंदों का ज्ञान होना आवश्यक है। वैदिक साहित्य की जानकारी के लिए छंदों का ज्ञान होना आवश्यक है। आवश्यक है। फिर छंदों के ज्ञान के हम वैदिक साहित्य की जानकारी सही से हासिल नहीं कर सकते हैं। छंदों के ज्ञान के लिए, इसके लिए पिंगल मुनि या बोले छंद शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? पिंगल मुनि का। छंद शास्त्र के जनक कौन? पिंगल मुनि, क्योंकि इन्होंने छंदों की जानकारी के लिए, सॉरी मुनि, पिंगल मुनि, उनका नाम लिखना तो भूल ही गए। छंदों की जानकारी जनक किसे माना है? पिंगल मुनि को। छंद शास्त्र के जनक पिंगल मुनि है, छंदों के जनक पिंगल मुनि। क्योंकि छंदों के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम पिंगल मुनि ने एक छंद शास्त्र की रचना की थी। छंद शास्त्र के रचनाकार कौन हुए? पिंगल मुनि, ठीक। ये छंदों के संबंध में अगला हम देखेंगे ज्योतिष के बारे। ज्योतिष शुभ मुहूर्त में यज्ञ एवं कर्म कांडों के अध्ययन के लिए कि कब यज्ञ होना चाहिए, कब शादी, कब क्या है, पंडित शुभ मुहूर्त निकाले। शुभ मुहूर्तों के लिए ज्योतिष के अंतर्गत हम नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें देखते कौन सा नक्षत्र कहाँ है, क्या नहीं, ये पंडित जी बताते। ये सब ज्योतिष के अंतर्गत आता है। ज्योतिष शास्त्र पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक
पेतांग त्योतिष है, जैसे लाघव मुनि ने रचना की थी इसकी। यज्ञ एवं कर्म कांडों के शुभ मुहूर्तों का अध्ययन करते हैं इसमें। ज्योतिष में क्या करते हैं, याज्ञिक एवं कर्म कांडों के शुभ मुहूर्तों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत याज्ञिक एवं कर्म कांडों मतलब शुभ मुहूर्तों को तो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है इसी के आधार के अध्ययन के लिए। शुभ मुहूर्तों के लिए नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं इसमें। नक्षत्रों तो लिखना भूलेंगे, नक्षत्रों का अध्ययन। इसमें कर्म कांडों के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के लिए हम किसका, नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत किसके, ज्योतिष के अंतर्गत। ज्योतिष शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक, ज्योतिष शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? पेतांग ज्योतिष प्रसिद्ध पुस्तक। पेतांग ज्योतिष है, जिसे लाघव मुनि ने लिखी थी। ठीक, पेतांग ज्योतिष पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पेतांग ज्योतिष, जिसके लाघव मुनि ने लिखी है। ये पेतांग ज्योतिष के पर ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, जिसके आधार पर हम नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं और इसी नक्षत्रों के अध्ययन करके हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा पैतृक साहित्य खत्म होता है। यहाँ जितनी भी पैतृक ग्रंथ थे सारे रचना हो चुके। अब हम पैतृक लोगों के भौगोलिक विस्तार देखे, उनका सामाजिक विस्तार क्या था क्या नहीं, इस बारे में हम देखेंगे आगे चल के। ये हम एक बार पीछे देख लेते क्या क्या हमने पढ़ा है पिछले, उसके बारे में थोड़ा पैतृक साहित्य के संबंध में। हमने सबसे पहली किला पैतृक साहित्य की पहली किला हम देखा था। तो पैतृक साहित्य कार्यकाल के पैतृक युग का 1500 BC से 600 BC के, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसे तो भागों में बांटा गया था। ऋग्वैदिक काल 1000 से नहीं सॉरी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर पैतृक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इस युग का नाम पैतृक युग क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी सारी जानकारी हमें पैतृक साहित्यों से उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते, उपनिषद आते हैं। ये हमने सब देखा। एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें पूरा पिछला याद आ जाए। और जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो तो अभी प्ले लिस्ट में जाकर देखें, पूरी क्लासें पढ़ी मिल जाएगी, पिछली क्लासें देख ले, जिससे अच्छा समझ में आएगा। फिर पैतृक साहित्य को संकल्प किया गया था, इसलिए से
संहिता भी कहते हैं। किसी वैदिक साहित्य को संहिता कहते हैं क्योंकि उसे संकल्प किया गया था। इसका संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। वैदिक साहित्य का संकलन किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने किया। इन्हें संहिताबद्ध किए जाने से, वेदों को संहिताबद्ध किए जाने से पहले कंठस्थ किया जाता था, सुनकर एक गुरु ने अपने शिष्य को, उसने अपने शिष्य को, उसने अपने शिष्य को ऐसे सुन के आगे पढ़ता था, इसलिए इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक, इसलिए इन्हें श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सुनकर आगे पढ़े। वैदिक युग के कालखंड की जानकारी हमें भाषा विज्ञान के आधार पर मिलती है, क्योंकि हर एक समय की भाषा में एक अपना अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद हमने ऋग्वेद देखा था। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल थे। 10 मंडल के हमने रचनाकार लिखा है। कौन मंडल का रचनाकार कौन था? जिसमें मंडल 1 व 10 सबसे अंत में जोड़े गए और इन्हें छेपक कहा जाता था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन था। यजुर्वेद देखा। यजुर ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के हमने 10 मंडल 3 भाग थे, साकाल, वास्कल और वलेखिल। इसके बाद हमने यजुर्वेद को देखे। यजुर्वेद के 4 भाग थे, काठक, कपिस्टल, मैत्राणी और तैत्रायणी। वो यजुर्वेद के को 2 भागों में बांटा गया, एक शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर। तो कृष्ण यजुर के 4 भाग थे, काठक, कपिस्टल, मैत्राणी और तैत्रायणी। शुक्ल यजुर के 2 भाग, कर्ण और मात्यनंदिनी। इसके बाद हमने सामवेद को देखा। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जिसे सामवेद में सबसे पहले हमें 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। 7 स्वर कौन? सारे, गामा, पा, धा, नी। तो हमें इस समय तो भारतीय संगीत में यूज होती है, हमें सबसे पहले सामवेद से जानकारी मिलती है। सामवेद की 3 शाखाएं कैथूम, रामायणी और जैमिनी है। उस सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिसमें 75 मौलिक शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके बाद अथर्ववेद में जाते हैं। अथर्ववेद में 20 मंडल हैं और 731 सूक्त और 6000 मंत्रों का उल्लेख। इसकी तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं, पिपलाद और शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी की उपमा भी दी जाती है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के उन तीनों को वेदत्रयी भी कहते हैं, वेदत्रयी में रखा जाता है। ठीक, इसके बाद अथर्ववेद को क्या 2 शाखाएं, पिपलाद और शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। इसके बाद वेद खत्म हुई थी। इसके बाद हमने देखे थे आरण्यक, नहीं सो इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ देखे। ब्राह्मण ग्रंथ तो वेदों को समझने के लिए तो बद्ध भाग की रचना की गई, वो ब्राह्मण ग्रंथ थे। सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो हमने वो लिखा दिए थे आपको। इसके बाद किसके कौन ब्राह्मण ग्रंथ थे हमने बता दिए। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकीय थे। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के पंचपीठ, षटपीठ, चांडे, अद्भुत, जैमिनी आदि ब्राह्मण ग्रंथ थे। उपनिषद, अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा? कोपद। इसके बाद हमने आरण्यक देखा था। आरण्यक इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी रचना आरण्य यानी जंगल में की गई थी। इसके बाद सभी वेदों के अपने अपने आरण्यक थे, तो हमने पीछे वाली क्लासों में बता दिया, ना देखे देख लेना। इसके बाद हमने उपनिषदों को देखा। उपनिषदों को वेदांग तो भी कहते, क्योंकि यहाँ से वैदिक साहित्य का अंत हो जाता है। वेदांगों की संख्या 108 बताई। वेदांग या उपनिषद हम कुछ बोले तो उन्हें एक बात, इनकी संख्या 108, जिसमें 12 महत्वपूर्ण हैं। वो 12 कौन कौन से, वो हमने लिखाए थे, कौन से वेद का कौन सा है। तो आज क्लास कल से हम देखेंगे इसका
भौगोलिक विस्तार ऋग्वेद का क्या था, कहाँ से कहाँ तक रहते 4 लोग, इनके संबंध में उनका राजनैतिक जीवन के बारे में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद जय भारत।